हेलो बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया हैं क्या? हाँ, मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। और अल्टरनेटिंग करंट का आज हम थर्ड क्लास और आज हम क्या सीखने वाले, फेजर डायग्राम और सर्किट थ्योरी। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, पर मैं चाहूंगा कि इससे पहले वाले वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आप देख लें। क्यों देख लें? क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करे थे ना, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करे थे जिससे हमें पता चल रहा था कि आरएमएस करंट कैसे निकाल सकते हैं, आरएमएस वोल्टेज कैसे निकाल सकते हैं, पिक करंट कैसे निकाल सकते हैं, पिक वोल्टेज कैसे निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड कैसे निकाल सकते हैं और फेज डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं। एक नई टर्म हमारे पास यहाँ पर ऐड होगी बेटा, फेज। फेज क्या होगी कि जनरली जब ऐसे सर्किट में अल्टरनेटिंग करंट को देते हैं तो अल्टरनेटिंग करंट को देने के बाद वोल्टेज और करंट के बीच में कुछ डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाता है। डिफरेंस प्रोड्यूस इन द सेंस कि ऐसा मान लीजिए कि वोल्टेज जब मैक्स हुआ उस टाइम पे करंट मैक्स नहीं हुआ, करंट पीछे था, लैग कर गया। वोल्टेज आगे हो गया, करंट लैग कर गया। ऐसा कहां पर ज्यादातर होगा? जब हमारे सर्किट में कॉम्बिनेशंस यूज करे जाएंगे या फिर वहां पर यूज करे जाए प्योर इंडक्टर्स यूज करे जाए, कैपेसिटिव सर्किट या कैपेसिटर यूज करे जाए। इंडक्टर और कैपेसिटर क्या करते हैं बेटा? करंट को स्टोर, एनर्जी को स्टोर करते हैं। दिस आर द टू स्टोरेज डिवाइसेस। जब एनर्जी स्टोर होती है या इनके कॉम्बिनेशन यूज करे जाता है जिसमें कैपेसिटर होना चाहिए, इंडक्टर होना चाहिए, तो अगर इनके कॉम्बिनेशन यूज करे जाते हैं तो वहां पर वोल्टेज और करंट के बीच में कुछ ना कुछ लैग है, कुछ ना कुछ लैग है। उस लैग को पकड़ के हम आगे सर्किट में पावर निकालेंगे बेटा, क्योंकि जितना हम उसमें फेज डिफरेंस देख पाएंगे, हम एक टर्म डिफाइन करेंगे जिसको बोलते हैं पावर फैक्टर। क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर। और पावर फैक्टर से डिसाइड होगा कि इंटायर वन साइकिल हमारी कितनी एनर्जी यूज होगी, कितनी पावर यूज होगी, यानी कि एवरेज पावर कितनी हमारे पास एक साइकिल में आएगी। उसे निकालने के लिए हमें वोल्टेज और करंट के बीच का क्या चाहिए? फेज डिफरेंस चाहिए। फेज डिफरेंस भाई प्योर रजिस्टर सर्किट में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यानी कि अभी तक तो हमने डीसी करंट जैसे सोचा, हमने डीसी करंट। पावर क्या है? वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लाई। पोटेंशियल कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट है क्योंकि डीसी है, तो पावर भी उसकी इन वन साइकिल कांस्टेंट आएगी। पर यहां पर क्या होगा कि करंट भी चेंज होगा, वोल्टेज भी चेंज होगा, तो पावर चेंज होगी। यानी कि एवरेज पावर वन साइकिल में हमें कैलकुलेट करना पड़ेगी। तो जब एवरेज पावर कैलकुलेट करने जाएंगे तो हमें कॉस फाई पावर फैक्टर की जरूरत पड़ेगी, और पावर फैक्टर जब हम लोग निकालेंगे तो हमें वहां पे फेज डिफरेंस की जरूरत पड़ेगी। तो उसी फेज डिफरेंस को, क्या फेज डिफरेंस कैसे आ जाता है यहां पर समझने के लिए हमारे पास तीन तरीके के सर्किट होंगे। यानी कि आज हम सर्किट थ्योरी में बात करेंगे। रेजिस्टिव सर्किट होगा, इंडक्टिव सर्किट होगा, कैपेसिटिव सर्किट होगा। हम प्योर प्योर सर्किट की पहले बात कर रहे हैं। रियलिटी में प्योर सर्किट अवेलेबल नहीं होते हमेशा। भाई इंडक्टर है तो इंडक्टर किससे मिलके बना होगा? इंडक्टर किससे मिलके बना होगा? वायर से ना। वायर तो रेजिस्टेंस ऑफर ही करेगा। यानी प्योर इंडक्टिव सर्किट जैसा कोई सर्किट नहीं है। हाँ, पर जो डोमिनेट करेगा, तो ये दो जो हमने प्योर लिखे हैं, ये तो आप ऐसे मान लीजिए कि प्योरली अवेलेबल नहीं है। है तो वो आरएल सर्किट या आरसी सर्किट, या तो आरएल है या फिर आरसी टाइप के सर्किट है। और हम पहले प्योर स्टडी करेंगे ताकि हमें एक रफली आइडिया हो जाए कि कैसे वोल्टेज और करंट एक दूसरे से लैग और लीड करते हैं। उसको समझने के लिए यहाँ पर एक छोटी सी टर्म है हमारे पास, फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम क्या है भाई? वोल्टेज और करंट स्केलर क्वांटिटी। कैसे क्वांटिटी? स्केलर, दोनों स्केलर है। तो अब इनके बीच में फेज डिफरेंस बताने के लिए हमने क्या किया कि एक ग्राफ की मदद ली बेटा। उस ग्राफ को या फेजर डायग्राम कहते हैं। क्या बोलते हैं? फेजर डायग्राम की किसी भी समय, मान लेते हैं कि किसी समय करंट की वैल्यू आई नॉट है। कितनी? आई नॉट। इसकी जितनी लेंथ है फेजर के एरो की, एरो ऑफ द लेंथ इज गिव्स द पीक वैल्यू, वो आपको पीक वैल्यू देगा। अगर उसने इनिशियली ओमेगा टी है, तो ये हमारे पास जो लिखा गया है बेटा, इसका जो इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन लिखा जाएगा उसको लिखेंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्या लिखा जाएगा बच्चे? आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ओमेगा टी क्या था इनिशियली? ओमेगा टी, ओमेगा टी यहां से वो स्टार्ट हुआ। तो ये जो फेजर में हम एक रोटेटिंग, फेजर इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोल्टेज बाय इसको बोलते हैं बेटा रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज वेक्टर। ऐसे तो दोनों स्केलर हैं, पर हमने एक रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज वेक्टर को यूज किया है
जो हमें ये बताएगा कि कौन आगे है कौन पीछे है, पहले किसका कितना फेज है। पहले तो ये फेज बताएगा, डिफरेंस तो बाद में पता चलेगा। अभी ये क्या बताएगा, फेज बताएगा। जैसे कि मैंने कहा कि लेंथ ऑफ द वेक्टर, लेंथ ऑफ वेक्टर भाई गिव्स द पीक वैल्यू। लेंथ ऑफ वेक्टर जो है वो हमारे करंट या वोल्टेज की कौन सी वैल्यू देगा, पीक वैल्यू। कौन सी वैल्यू देगा बेटा, पीक वैल्यू। और उसका जो प्रोजेक्शन है, ये हमने क्या लिया है, प्रोजेक्शन। क्या लिया है बच्चे, प्रोजेक्शन। उसका जो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर हमें क्या देगा बच्चा, वो हमें देगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू किसकी देगा, वोल्टेज होगा तो वोल्टेज की, करंट होगा तो करंट की। तो फर्स्ट ऑफ ये समझे कि हम फेजर की मदद लेंगे। फेजर क्या है, तो मैंने कहा यहाँ पर एक एरो बनाइए। ये एरो का कितना लिखा बेटा हमने यहाँ पर फेज कितना बेटा, ओमेगा टी। फेज कितना है, ओमेगा टी। तो इसको क्या लिखा जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी। हाँ, यहां से भी लिया जा सकता है। साइन और कॉस का डिफरेंस कितना है, तो इसको अगर वाई में प्रोजेक्शन लोगे, ये प्रोजेक्शन किधर लिया मैंने, एक्स में। अगर मैं वाई में लेता तो क्या लिखा जाता, आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो हम आई नॉट साइन ओमेगा टी, मान लो कि मैंने एक कहा कि एक मेरे पास यहां पर एक और इस तरीके से एक दूसरा वेक्टर है, ये रहा, और ये एंगल फाई है। ये एंगल कितना है, फाई है। अब ये वेक्टर है आई नॉट साइन ओमेगा टी, बताओ ये क्या होगा। तो इसको क्या लिखा जाए, इसको क्या लिखूंगा मैं, तो इसका एंगल देखो, आई नॉट साइन, कितना एंगल है बेटा, यहां से यहां तक ओमेगा टी और फिर ये फाई। तो इसे मैं लिखूंगा ओमेगा टी प्लस फाई। क्या लिखूंगा, ओमेगा टी प्लस फाई। देखो एंगल कितना है, ओमेगा टी प्लस फाई। मैंने कहा था इनिशियल फेज भी आ सकता है। मान लो यहां पर किसी ने दे दिया कुछ इस तरीके से, और ये एंगल तुमको बोल दिया, मान लो कि ये एंगल डेल है। कितना है बच्चे, डेल। लिखो, तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसे लिखेंगे सर आई नॉट, पहले तो उसका मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। यहां पर कितना लिखा है, यहां पर होता तो कितना होता बेटा, ओमेगा टी। ये हमारे पास क्या है, ओमेगा टी। तो इसे लिखेंगे ओमेगा टी माइनस, ओमेगा टी माइनस कितना है, नीचे की तरफ है ना, पीछे की तरफ, पीछे पीछे कितना है, ओमेगा टी माइनस डेल। इसका ये प्रोजेक्शन आई नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी से कितना पीछे, डेल पीछे। तो हमने इसको क्या लिखा, ओमेगा टी माइनस डेल। तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे हमारे करंट को। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ इस तरीके से। हाँ, ऐसे यहां भी लिखा जा सकता था। मैंने कहा ना इसे क्या लिख सकते हैं, जैसे आपने इसको लिखा आई नॉट साइन ओमेगा टी, अगर इधर लिखना चाहो तो इसे हम लिख सकते हैं आई नॉट कॉस ओमेगा टी। यहां से लिखो तो आई नॉट कॉस ओमेगा टी, बात वही है। साइन ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं बेटा, देखो यहां से लिखना स्टार्ट करोगे तो ओमेगा टी और साइन और कॉस का डिफरेंस कितना है, 90 आगे। कितना आगे, 90 आगे। तो ये 90 तो आगे है। अरे यहां से ये कितना आगे है, 90 ना। ये नहीं समझना, ये वाला है, कंफ्यूज नहीं होना। ये एक्स डायरेक्शन में प्रोजेक्शन है आई नॉट साइन ओमेगा टी। जैसे कि आपको कुछ इस तरीके से एग्जांपल में मैंने मेंशन किया कि बताओ इसका, यहां पर एंगल ओमेगा टी है, ये एंगल मेरा ओमेगा टी है, और यहां पर एक और वेक्टर बना दे ओमेगा टी, या ऐसा लिखें, ये मेरे पास ओमेगा टी ए है, और मान लो बी कोई दूसरा है, वो है 30 डिग्री आगे। दोनों की इक्वेशन लिखो, कैसे लिखोगे, तो इसको कैसे लिखेंगे बेटा, ये लिखा जाएगा आई नॉट साइन कितना ओमेगा टी, इसका प्रोजेक्शन। इसका लिखोगे तो क्या होगा बेटा, इसका लिखोगे तो आई नॉट साइन कितना आगे, ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव। तो इसको लिखा जाएगा आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 30। उससे 30 आगे है ना बेटा, उससे कितना आगे है, 30 आगे है। अगर हमारे सर्किट में इंडक्टर, कैपेसिटर और प्योर कैपेसिटिव सर्किट हो, प्योर इंडक्टिव सर्किट हो, तो कैसे हम पावर फैक्टर निकालेंगे, कैसे हम वोल्टेज और करंट का लैग और डिफरेंस निकालेंगे। तो नाउ
सबसे पहले इसे भी हटा दे। सबसे पहले प्योर इंडक्टर, फिर प्योर रजिस्टर, फिर कैपेसिटर, इंडक्टर और फिर कैपेसिटर सर्किट। तो जरा ध्यान से देखना बेटा, बड़े बेसिक सर्किट है हमारे पास, यानी कि यहां से हमारे चालू होंगे सर्किट थ्योरी। हमारा एसी सर्किट का क्या रिस्पांस होगा, क्या फ्रीक्वेंसी देने पर। तो सबसे पहले हमारे पास आता है प्योर प्योर रेजिस्टिव सर्किट। प्योर रेजिस्टिव सर्किट का मतलब बेटा ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस लगा हो, एक एसी सोर्स लगा हो, एसी सोर्स को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, और कुछ यहाँ पे करंट, लेट से हमने आई कहा, एसी सोर्स हमारे पास जो उसका वोल्टेज है उसको हमने कहा V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, एंड रेजिस्टेंस ऑफ ऑल्सो एसी सोर्सेस VR। तो ये मेरे पास प्योर रेजिस्टिव सर्किट है। इस प्योर रेजिस्टिव सर्किट में हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू KVL। तो KVL लगाइए। KVL ने क्या कहा, KVL ने ये कहा कि सम ऑफ ऑल द EMF इन अ क्लोज लूप इज जीरो, यानी कि उसने ये कहा कि ये जो V है इधर पॉजिटिव है, ये हमारे पास कौन सा एसी सोर्स है, तो यहाँ पर वोल्टेज कितना लिया हमने V माइनस पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि करंट इधर गया होगा हाई से लो, तो लो ड्रॉप V, करंट कितना बच्चे I R इक्वल्स टू जीरो। इट मीन्स अगर V इज इक्वल टू आई आर कर दिया जाए तो यहां से I मुझे पता चलेगा बेटा V बाय आर। I क्या पता चला मुझे, V बाय आर। V किसके बराबर है, V हमारे पास दिया हुआ है जो हमारा ऐसे सिग्नल है V नॉट साइन ओमेगा टी बाय आर। वी कैन राइट एज I इज इक्वल टू V नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी। So I is equal to V naught by R. We can write I naught sine omega t. This is the equation for current and this is the equation for voltage जो हमने given voltage दिया था। Now हमें निकालना है बच्चे इनके बीच में फेज डिफरेंस क्या था, है ना। तो फेज डिफरेंस यानी कि इन दोनों की फेज के का डिफरेंस, अंतर निकालना है। फेज किसे कहेंगे, देखें ये रहा ओमेगा टी, इसका फेज क्या रहा बच्चे ओमेगा टी, यानी कि फेज डिफरेंस, यानी कि फेज हमने नहीं किसका लिया बच्चे, फेज हमने लिया करंट का, फेज ऑफ वोल्टेज लिखे, अगर करंट को कर रहे हैं तो फेज ऑफ वोल्टेज माइनस फेज ऑफ करंट, ये है फेज डिफरेंस, दोनों के फेज का अंतर। तो इसका फेज ओमेगा टी माइनस इसका फेज ओमेगा टी, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है बेटा, जीरो। फेज डिफरेंस कितना आया, जीरो। ओहो, यानी कि वोल्टेज और करंट के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। जिस फेज में वोल्टेज है उसी फेज में करंट है, यानी कि जब वोल्टेज मैक्सिमम हुआ उसी टाइम पर करंट भी मैक्सिमम हुआ, और जब करंट मैक्सिमम हुआ उसी टाइम पर वोल्टेज भी मैक्सिमम हुआ। यानी कि जब मैं इसका फेजर डायग्राम देखूं तो फेजर डायग्राम में मुझे क्या दिखेगा, फेजर डायग्राम में बेटा देखो, फेजर डायग्राम में आपने कहा कि सर मेरे पास यहाँ पर ये करंट है, ये इधर, ये मेरे पास करंट है, तो ये मेरे पास वोल्टेज है, मान लो ये वोल्टेज का फेज है कितना, ओमेगा टी। तो करंट कहाँ होगा, करंट भी सेम फेज में होगा। फेज देख, इसका ओमेगा टी, इसका भी ओमेगा टी, तो करंट भी सेम फेज में होगा, बस करंट थोड़ा सा कम होगा। क्यों होगा, देख करंट क्या बेटा, वी नॉट साइन ओमेगा टी बाय आर, रेजिस्टेंस से डिवाइड किया है, तो जो भी वैल्यू है वो आर से डिवाइड, यानी लिटिल लेस, तो दैट इज द करंट। This is our current and this is our voltage and phase of the both is same. We can also make, यदि हम फेजर डायग्राम ऐसे भी बनाएं कि अगर मैं करंट को पहले ड्रॉ कर दूं, जिधर करंट है बेटा उधर ही हमारे पास वोल्टेज है, जिस डायरेक्शन में करंट है, जिस डायरेक्शन में हमारा करंट है उसी डायरेक्शन में वोल्टेज है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों बच्चे सेम फेज में हैं।
सेम फेज का मतलब दोनों एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ साथ चल रहे हैं। ये हमारा फेजर डायग्राम। अगर तुम इसका रे डायग्राम इसका वेव फॉर्म देखो तो वेव फॉर्म से हमें और एक चीज पता चलेगी। वेव फॉर्म कैसे दिखेगी बेटा? अगर मैं वेव फॉर्म बनाना चाहूं, लेट से ये मेरे पास जो मैंने एसी सिग्नल दिया उसके वोल्टेज की वेव फॉर्म है वी। किसकी वेव फॉर्म है? वोल्टेज की। तो करंट की वेव फॉर्म क्या है? करंट की वेव फॉर्म एज इट इज बनेगी जब वोल्टेज जीरो है, करंट जीरो है जब वोल्टेज मैक्सिमम है। वोल्ट करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर है जब वोल्टेज जीरो है, करंट अपना जीरो है। जब करंट नेगेटिव मैक्सिमम है, वोल्टेज नेगेटिव में मैक्सिमम। क्या क्या कुछ बात समझ में आई? दोनों सेम फेज में है बच्चे, दोनों का फेज सेम है, ध्यान से देखो। दोनों का फेज सेम है, फेज सेम है। दिस इज द करंट इक्वेशन। करंट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? आई नॉट साइन ओमेगा टी, एंड वोल्टेज की इक्वेशन वी नॉट साइन ओमेगा टी। दिस इज आवर वेव फॉर्म। यानी कि यहाँ पर सेम फेज में है, सेम फेज में मतलब इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना बच्चे? जीरो। फेज डिफरेंस कितना है? जीरो, फाई फेज डिफरेंस, या जिस फेज एंगल कहेंगे वो कितना है बेटा? जीरो। दोनों सेम फेज में है। दोनों अगर सेम फेज में हैं तो आओ जरा इसका पावर लॉस कैलकुलेट करते हैं कि पावर, एवरेज पावर क्या होगी इन एसी सर्किट। एवरेज पावर, तो पावर कैसे निकालेंगे? पावर इज इक्वल टू, एवरेज पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई। अरे हाँ या ना? वी इंटू आई। वी इंटू आई, वी की जगह क्या लिखेंगे बेटा? वी की जगह वी नॉट साइन ओमेगा टी, और आई की जगह लिखेंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी। यस सर, नो? सो यहां पर V नॉट, I नॉट, एंड हियर इज द साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और इस पूरे नंबर का मैं चूंकि एवरेज पावर बताना है तो इसका क्या लेना पड़ेगा बच्चे? एवरेज। एवरेज V नॉट, I नॉट कांस्टेंट नंबर है, इनका एवरेज तो वही आएगा जो ये वैल्यू है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज सर ने बताया था, याद है? 1/2 साइन स्क्वायर ओमेगा टू इन एवरेज वन साइकिल। द पावर, average power is V naught I naught by 2 in this circuit. एवरेज पावर कितनी बेटा? V नॉट I नॉट by 2। या फिर इसे हम सॉल्व करें तो हमें कैसा पता, कैसे लिखी हुई दिख सकती है ये? V नॉट रूट टू इंटू I नॉट रूट टू। तो वी कैन राइट एज अ V RMS इंटू I RMS। दिस इज द एवरेज पावर इन वन साइकिल, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। जब हमारे सर्किट में कौन लगा होगा? रजिस्टर लगा हो। तो जब सर्किट में ओनली रेजिस्टेंस हो तो हमें एक चीज तो पक्का पता है कि जब रेजिस्टेंस होगा तो वोल्टेज और करंट सेम फेज में होंगे। उनके बीच का फेज डिफरेंस कितना रहेगा बच्चे? जीरो। यानी कि जिधर वोल्टेज है उधर ही करंट होगा। जिस समय वोल्टेज मैक्सिमम है उस समय करंट मैक्सिमम है, जिस समय करंट मैक्सिमम उस समय वोल्टेज मैक्सिमम। और ये उसका वेव फॉर्म है। वेव फॉर्म में देखें, करंट थोड़ा सा हमने छोटा बनाया है पर है तो सेम फेज में, है तो सेम फेज में, इनका फेज सेम है। दोनों के बीच में फेज डिफरेंस ही नहीं है। फेज डिफरेंस, फेज ऐसा समझिए बेटा कि कोई चीज कहां से स्टार्ट हुई। जस्ट लाइक कि अगर मैं देखूं ये यहां से स्टार्ट हुआ, ये वोल्टेज है, ये करंट है, ये गया मैक्सिमम, मिनिमम जीरो, नेगेटिव डायरेक्शन मैक्सिमम, फिर जीरो। तो फेज यानी कि साथ साथ चलना। फेज मतलब स्टार्ट हुआ। अब ये भी हो सकता था कि ये पहले आगे हो जाए, ये पहले मैक्सिमम हो जाए, ये जीरो से स्टार्ट करे। इनके बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। कितने गए बच्चे? 90 डिग्री का फेज, इनिशियल फेज में ही डिफरेंस है। तो रेजिस्टेंस सबसे सीधा आदमी, उसने कहा कि मैं सेम फेज में रखूंगा, मैं लैग लीड नहीं करूंगा। लीडिंग और लैगिंग वाला केस मेरे पास नहीं है। उसका एक रीजन और भी आप ऐसे बता सकते हैं कि रेजिस्टेंस किसी तरीके के एनर्जी स्टोर नहीं करता बेटा, है ना? इसमें कोई चार्जिंग डिस्चार्जिंग जैसा टाइम नहीं होता। चार्जिंग डिस्चार्जिंग टाइम कहां पर देखेंगे? जब हम कैपेसिटर और इंडक्टर्स की बात करते हैं। वो चार्ज होते हैं, डिस्चार्ज होते हैं, उनका एक टाइम कांस्टेंट होता है ना? एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है कैपेसिटर और इंडक्टर। तो ये मेरे रेजिस्टिव सर्किट के लिए था। रेजिस्टिव सर्किट में यहां पर हमने क्या लिखा? आई नॉट को क्या बोलते हैं बेटा? पिक वैल्यू। क्या बोलते हैं? पिक वैल्यू। तो पिक वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है? आई नॉट इज इक्वल टू, आई नॉट इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? वी नॉट बाय आर। इट मीन्स आर इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन आई नॉट।
आर इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन आई नॉट। ये हमारे पास क्या आया है, रेजिस्टेंस आया है। रेजिस्टेंस क्या होता है, ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ करंट, जो किसने ऑफर किया होगा, जो ऑफर किया होगा हमारे रेजिस्टेंस ने। किसने ऑफर किया होगा, रेजिस्टेंस में। एक ग्राफ भी बनाया जाता है बेटा, वो ग्राफ ये कहता है कि अगर मैं इसमें, जैसे मैंने ओमेगा फ्रीक्वेंसी दी, अगर मैं फ्रीक्वेंसी चेंज करता हूं तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। रेजिस्टेंस में कहीं पर भी फ्रीक्वेंसी वाली टर्म है नहीं। तो अगर मैं एक ग्राफ ऐसा खींचूं जिसमें आपको रेजिस्टेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी बताऊं। फ्रीक्वेंसी क्यों दे रहे हैं बेटा, आप वेरिएबल वोल्टेज दे रहे हैं ना, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, करंट की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। तो इसने रेजिस्टेंस ऑफर किया है, क्या वो चेंज होगा, तो उसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता। रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता। पर इंडक्टर और कैपेसिटर के केस में देखना आपको मजा आएगा, वहां पर ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा, वहां पर फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा। बहुत बढ़िया। तो ये है इसका पावर इन वन साइकिल, एवरेज पावर वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। इसका रेजिस्टेंस वी नॉट अपॉन आई नॉट, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता, कांस्टेंट वैल्यू है, फेज डिफरेंस जीरो है, दोनों सेम फेज में होते हैं, जिधर वोल्टेज है उधर ही करंट है, यहाँ पर फेज डिफरेंस जीरो। और इक्वेशन क्या है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अगर यहाँ पर आप फाइव भी लिखते हैं तो यहाँ पर भी फाइव आता, अगर उसके पास इनिशियल फेज होता तो। बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। तो ये मेरा रजिस्टिव सर्किट था। इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन देखिए कि मान ली कि मैंने ये कहा, वही वाला एक सवाल जो हम प्रीवियस क्लास में करे हैं शायद, आई थिंक सो। यहाँ पर एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया जाए, यहाँ पर एक एमीटर कनेक्ट कर दिया जाए, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया जाए, मान ले रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, और मैंने यहाँ पर एक ऐसे सिग्नल दिया, और ऐसे सिग्नल मैंने यहाँ पर दिया दिया दिया, उसकी वैल्यू v इज इक्वल टू 100 √2, 100 √2 साइन, यहाँ पे लिखते हैं 200 πt, जिस ऐसे सिग्नल। और मैंने आपसे कहा कि बेटा एमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग बताइए, और वोल्ट मीटर लटक रहा है। यस, एमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग बताइए। यानी कि एमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग आपको बताना है, तो सीधी सी बात है, आपको वी आर एम एस और आई आर एम एस पहले तो बताना है, क्योंकि ये तो आर एम एस वैल्यू को ही रीड करेगा ना बेटा। ये किसको रीड करेगा, आर एम एस वैल्यू को साथ साथ। तो मैंने कहा कि वी आर एम एस और आई आर एम एस यहाँ पर निकाल दीजिए। वी आर एम एस कैसे निकालेंगे बच्चे, देखो देखो देखो, वी आर एम एस कैसे निकालेंगे, बोलो। ये क्या दिया हुआ है, वी नॉट, दिस टर्म इज इक्वल टू वी नॉट, तो आपको वी नॉट दिया है। वी नॉट जब मुझे दिया है, उसको अगर √2 टाइम्स कर दूं, तो वी आर एम एस को √2 टाइम्स करने क्या वो वी नॉट बन जाता है। तो वी आर एम एस क्या होगा, वी आर एम एस इज इक्वल टू होगा सर वी नॉट बाय √2। इट मीन्स वी नॉट कितना बेटा, 100 √2 बाय √2, √2 गया 100 वोल्ट। कितना दिखेगा, 100 वोल्ट। आ कितना रहा, बी की वैल्यू कितनी, 100 √2, ऊपर दिखेगा कितना, 100 वोल्ट। इस पर ड्रॉप होगा 100 वोल्ट। ठीक। यहाँ पर करंट कितना आएगा बेटा, करंट बताइए, इसमें करंट कितना आएगा। करंट भी कौन सा बताएंगे, आरएमएस करंट। करंट भी कौन सा बताएंगे, आरएमएस करंट। तो आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस अपॉन में करंट क्या होता है बेटा, वी बाय आर। वी आर एम एस अपॉन में रेजिस्टेंस। वी आर एम एस मेरे पास कितना आया है बच्चा, 100 वोल्ट। कितना आया है, 100 वोल्ट अपॉन में रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना दिया है, 2, तो करंट विल बी 50 एम्पियर। कितना करंट आया, 50 एम्पियर। यदि पावर को पूछे कि पावर ड्रॉप कितनी होगी, पावर ड्रॉप एवरेज साइकिल में ये रही बेटा, वी इंटू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, लगभग 5 किलोवाट के आसपास। और यहाँ की वोल्टेज और करंट कहाँ है, सेम फेज में है। वोल्टेज करंट सेम फेज में है, रेजिस्टेंस किसी तरीके का कोई स्टोरेज नहीं बनाता। क्या बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्या देखेंगे। ये था हमारा, कुछ कुछ में की पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर नोट करके रखूंगा, है ना, जिन्हें हमें याद रखना चाहिए, तो पहले इसे हटा दिया जाए। की पॉइंट्स क्या है हमारे पास, हाँ, तो की पॉइंट्स हमारे पास क्या है वो पहले हम कॉपी कर ले, हमें थोड़ा सा इसको और शॉर्ट करना है।
तो शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं बच्चे, देखना इधर, फेज डिफरेंस जीरो, यानी कि यहाँ पर वोल्टेज और करंट के बीच में कोई फेज डिफरेंस जीरो नहीं है। जिधर आपका करंट है उधर ही आपका वोल्टेज भी है, कोई फेज डिफरेंस नहीं है। पावर, जहां तक हमने एवरेज पावर निकाली है, एवरेज पावर होती है IRMS VRMS इंटू IRMS, ये एवरेज पावर है इन वन साइकिल। ठीक है, ये कुछ बातें यहाँ पे पता चली। फेज डिफरेंस हमें जीरो पता चला, ये फेज डिफरेंस है ना, फेज नहीं है, फेज डिफरेंस है। किसका फेज डिफरेंस है, वोल्टेज और करंट का। अगर इसका फेजर देखने जाओ तो फेजर कैसे बनेगा, फेजर से भी देख सकते हैं। अगर आपने इधर वोल्टेज को लिया है ओमेगा टी, तो आप इधर ही हमारे करंट को भी लेंगे, ये है V, ये है I, दिस इज अ फेजर। कहीं पर भी बना सकते हैं, अगर आपने करंट इधर बना दिया तो आप वोल्टेज को भी इधर ही बनाएंगे बच्चे, है ना। करंट जिधर है उधर मेरा वोल्टेज ही रहेगा, दोनों सेम फेज में है, पीक वैल्यू के साथ भी सेम है। तो ये मेरा था रेजिस्टेंस, कौन था मेरा, रेजिस्टेंस। नाउ दूसरा, जब मेरे पास बच्चा कनेक्ट हो प्योर कैपेसिटिव प्योर कैपेसिटिव सर्किट, दूसरा कौन सा, इंडक्टिव था, इंडक्टर ले लो। प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट, वही बात, रियली में तो नहीं है पर एज्यूम करते हैं कि एक मेरे पास इंडक्टर है बच्चे। इंडक्टर समझते हैं ना, कॉइल है बच्चे। उस कॉइल को मैंने एक एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया है इस तरीके से। एसी सोर्स यहाँ से दिया गया, उसका जो वेव फॉर्म का इक्वेशन है V इज इक्वल टू V नॉट ऑफ साइन ओमेगा टी है। यहाँ पर कुछ करंट फ्लो होगा I, जिसकी इक्वेशन मुझे चाहिए। यहाँ पर बच्चे वही ये कॉइल इसका अपोज करेगी, यानी कि इसमें अगर करंट आई जाएगा तो एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी, इतना पोटेंशियल डिफरेंस ये यहाँ पर डेवलप करती है। यानी कि करंट चेंज का अपोज ही तो करती है। इंडक्टर का क्या काम है, करंट चेंज का अपोज करना। इंडक्टर का क्या काम है बच्चे, करंट चेंज का अपोज करना। तो मेरे पास वोल्टेज की वेवफॉर्म यहाँ पर दी है, मुझे करंट की वेवफॉर्म निकालना है, फिर उनके बीच में फेज डिफरेंस निकालना है। तो लेट्स स्टार्ट कि हम वही काम करें, अप्लाई केवीएल। इसके ऊपर जब आप केवीएल लगाएंगे बेटा तो वही काम करेंगे। क्या काम करना है, डेल्टा V इज इक्वल टू जीरो, या समीशन ऑफ V इज इक्वल टू जीरो इन अ क्लोज लूप। तो ये क्लोज लूप है, क्लोज लूप है तो यहाँ पर लिखेंगे V माइनस, एक उसका करंट है V माइनस VL, या V माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। अरे हाँ कि ना, ये क्या करेगा बेटा, यहां पर जो भी पोटेंशियल डेवलप होगा वो करंट का अपोज ही तो करेगा। क्लोज लूप में जीरो होना ना, इसको पॉजिटिव लिखेंगे तो पॉजिटिव नंबर का जीरो कैसे आएगा, जीरो है ना, जरा कॉमन सेंस भी यूज करो। ये है और ये है, यहाँ देने वाला है, यहाँ ड्रॉप होने वाला, कितना ड्रॉप होगा बेटा, VL। VL किसके बराबर है, एल डी आई बाय डी टी। ओके, तो V इज इक्वल टू हमारे पास आया एल डी आई बाय डी टी। इसे इधर भेजे तो ये बन जाएगा V बाय एल, और इधर लिखेंगे बच्चे dt, इधर बना di। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, इधर भी और इधर भी। इसे जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा करंट, और इधर से इंटीग्रेशन किसका होगा, 1/L तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन के अंदर V बचेगा। V की वैल्यू रखेंगे बच्चे V नॉट साइन ओमेगा टी, और यहां पर कौन आया बच्चे, dt। V नॉट फिर से बाहर, नीचे बचा L साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी, और एक ओमेगा बचेगा, उस ओमेगा को कहां लिखेंगे, नीचे। इंटीग्रेशन आ रहा है कि नहीं, अरे साइन का माइनस कॉस ओमेगा टी, तो मेरे पास आई टर्म माइनस V नॉट अपॉन में ओमेगा L, और यहां पर आया बच्चे कॉस ओमेगा टी। अब यहां पर तो कॉस आ गया, यहां पर कौन था, साइन था, तो पहले तो हम इसे साइन में कन्वर्ट करें ना, साइन में पहले इसे कन्वर्ट करें, तो कन्वर्ट कैसे लिखेंगे,
माइनस वी नॉट अपॉन में ओमेगा एल। कॉस को क्या लिखा जा सकता है, साइन पाई बाय टू माइनस ओमेगा टी, पाई बाय टू माइनस थीटा, क्या साइन थीटा, अरे कॉस थीटा लिखा है तो उसको क्या लिखा जा सकता है, पाई बाय टू माइनस थीटा, हाँ या ना। तो पाई बाय टू माइनस थीटा, माइनस को जब अंदर भेजा तो ये मेरे पास क्या बनेगा बच्चे, ये मेरे पास बनेगा आई इज इक्वल टू वी नॉट बाय ओमेगा एल। ये माइनस अंदर जाएगा तो इसको आगे और इसको कहां करेगा, पीछे। तो ये मेरे पास बना बच्चे साइन ओमेगा टी माइनस का पाई बाय टू। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं साइन ऑफ माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस थीटा। अरे हाँ कि ना, ये जो माइनस साइन बाहर लगा था इसको मैंने अंदर भेजा, तो पाई बाय टू जो पॉजिटिव है नेगेटिव, और ये जो पीछे वाली टर्म आगे, ओमेगा टी कभी नेगेटिव नहीं होता है ना, दैट्स वाई भी हमने इसको आगे लिखा है। सम टाइम हम ऐसा सोचते हैं सर इसको पाई बाय टू प्लस थीटा भी लिख सकते थे, यस। पर बेटा ओमेगा टी जो टर्म है ना वो फिर ओमेगा टी जो टर्म है उसको नेगेटिव नहीं आने देना है। तो ये मेरे पास किसकी इक्वेशन आई, अब इसे क्या लिख दिया जाए, ऐसे लिख दिया जाए I इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। ओहो, ध्यान से देखें जरा, ये है हमारे पास करंट की इक्वेशन और ये थी हमारी वोल्टेज की इक्वेशन। इन दोनों को जरा ध्यान से देखें, इनमें फेज डिफरेंस देखें बेटा, है ना, इनमें क्या देखें, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस क्या है, वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस क्या है भाई। यहां पर पोटेंशियल जो वोल्टेज का फेज था ओमेगा टी, और इसका फेज है ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, यानी कि ओमेगा टी से भी कम, कितना कम, 90 डिग्री। यानी कि करंट जो है बेटा वो वोल्टेज से पीछे है, वोल्टेज आगे है, वोल्टेज लीड कर रहा है। फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे, वही डेल्टा फाई हमारा। फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे बच्चे, फेज डिफरेंस निकालेंगे, इसका फेज देखो कितना है, ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, माइनस इसका फेज कितना है बेटा, ओमेगा टी, ओमेगा टी से ओमेगा टी गया, फेज डिफरेंस कितना है, माइनस का पाई बाय टू, माइनस का पाई बाय टू फेज डिफरेंस, या सिंपली मैग्नीट्यूड लिखे तो पाई बाय टू। कौन आगे है, वोल्टेज का ओमेगा टी और करंट का ओमेगा टी माइनस, यानी कि करंट लैग कर रहा है वोल्टेज से बाय 90 डिग्री। करंट लैग करेगा, अगर मैं इसे फेजर पे बनाऊंगा, फेजर मुझे और क्लियर कर देगा कि मान लेते हैं फेजर डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाया, दिस इज द वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, दिस इज द फेज वोल्टेज, एंड करंट, करंट जो है इससे 90 डिग्री पीछे करना है। कितना पीछे करना है बच्चे, इससे 90 डिग्री मुझे करंट को पीछे करना है। ये मेरे पास वोल्टेज था, इससे 90 डिग्री पीछे, इससे 90 डिग्री पीछे, यानी कि यहां कहीं। और कितना पीछे आपको करना है बच्चे, 90 डिग्री। कितना पीछे करना है आपको, 90 डिग्री। ये रहा मेरा, यानी कि यहां पर बच्चे अगर मैं इधर करंट को बनाऊं, इधर किसको बनाऊं, करंट को बनाऊं, तो वोल्टेज को क्या करना है, या तो वोल्टेज को लीड करा दो, वोल्टेज कहां बनेगा, ऊपर की तरफ, कितना ऊपर, 90 डिग्री। अगर आप ऐसे भी एग्जाम में बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर ये महत्वपूर्ण है कि आपने आगे किसको दिखाया है, तो अगर ये करंट है तो करंट से 90 डिग्री ऊपर आगे मेरे पास वोल्टेज है। यहां पर कौन लीड करेगा, यहां पर बेटा जो V है वो लीड करेगा, और कौन लैग करेगा, तो जो हमारा I है वो क्या करेगा, लैग करेगा। किससे लैग करेगा, वोल्टेज से। कितना लैग करेगा, 90 डिग्री। यानी कि इंडक्टिव सर्किट में, इंडक्टिव सर्किट में करंट पीछे और वोल्टेज आगे है, यानी कि वोल्टेज को फॉलो करेगा कौन, करंट। वोल्टेज को फॉलो करेगा कौन, करेगा करंट। यानी फॉलो कैसे आप करेंगे, जो आगे है, आगे कौन है, वोल्टेज।
तो वोल्टेज को कौन फॉलो करेगा? करंट। वोल्टेज को कौन फॉलो करेगा? करंट। बहुत बढ़िया। इसकी वेव फॉर्म देखें। वेव फॉर्म कैसे बनाएंगे? वेव फॉर्म में पहले वही हमारी वोल्टेज की वेव फॉर्म बना लेते हैं। ये मेरे पास सपोज ये मेरे वोल्टेज की वेव फॉर्म है, जिसे हमने बोला है वी नॉट साइन ओमेगा टी। वी नॉट साइन ओमेगा टी। करंट के इक्वेशन में देखो पहले तो वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये कुछ छोटा हो गया यानी करंट फिर से इससे तो छोटा ही बनेगा, इसके मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से छोटा बनेगा। पर कैसा? पीछे होता हुआ। कैसे बेटा? पीछे होता। तो जब पीछे बनाना हो तो जरा नाम बना लो। यहाँ पे 0, यहाँ पर बच्चे पाई बाय 2, यहाँ पर बच्चा पाई, और यहाँ पर 3 पाई बाय 2, और इधर हमारा 2 पाई। नाउ करंट। करंट को क्या करना है? पीछे। कितना पीछे करना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री पीछे मतलब ये जिस समय 0 है उस समय वो माइनस माइनस रहा होगा। जब ये मैक्सिमम हुआ, कौन मैक्सिमम हुआ बेटा? ये किसकी वेवफॉर्म है? वोल्टेज। जब वोल्टेज मैक्सिमम, करंट ने कहा अरे भाई ये मैक्सिमम हो गया है, चलो अपन भी मैक्सिमम होते। तो करंट कहां होने के लिए जाएगा बच्चे? मैक्सिमम। यानी कि करंट मेरे पास यहां तक आते आते यहां से जब ये 0 हुआ तो ये 0 होने के लिए गया। फिर इसने कहा कि ये मैक्सिमम है, अब मैक्सिमम होता हूं। अरे ये पहले 0 था ना, ये -1 था। -1 से इसने देखा कि वोल्टेज 0, चलो 0 होता है। ये कहां होने गया? 0। जब ये 0 होने गया वोल्टेज कहां चला गया होगा? मैक्सिमम पर। इसने कहा चलो मैक्सिमम होते हैं, तो यहां तक ये मैक्सिमम होगा। जब ये मैक्सिमम हुआ इस जगह पर, जब ये मैक्सिमम हुआ इस जगह पर, इसने कहा वोल्टेज 0 हो गया तो वापस 0 होते हैं, तो वापस 0 होने गया। जब ये 0 हुआ उस समय ये -1 हो गया तो ये -1 होने गया होगा, कुछ इस तरीके से यहां पर। क्या बात समझ में आई? वेवफॉर्म कैसी है? जब ये 0 है उस समय ये -1 है, जब ये 1 है उस समय ये 0 है, जब ये 0 हो गया उस समय ये 1 हो गया, जब ये -1 हो गया उस समय ये वापस कहाँ गया बेटा? 0 की तरफ, और जब ये वापस 0 हो गया तो ये उस समय गया -1 की तरफ। यानी कि हर बार करंट कहाँ रह रहा है? पीछे। कितना पीछे? इस इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है बेटा? 90 डिग्री। कितना पीछे? वेवफॉर्म और भी तरीके से बनाई जा सकती है। तो हमें यहां पर करंट को पीछे, अगर इसकी इक्वेशन है वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो इसकी वेवफॉर्म की इक्वेशन होगी बेटा आई नॉट साइन ओमेगा टी -π/2। 90 डिग्री पीछे। कितना पीछे? 90 डिग्री पीछे। बहुत बढ़िया। अब आते हैं इसके ऊपर कि इसका एक टर्म हमने यहां पर रिप्लेस किया, जरा ध्यान से देखें। वी नॉट अपॉन में ओमेगा एल को आई नॉट लिखा गया है। आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन में ओमेगा एल। इट मीन्स कि वी नॉट अपॉन में आई नॉट इज इक्वल टू ओमेगा एल। जरा ध्यान से देखिए, वी नॉट अपॉन में आई नॉट, ये जो है टर्म, क्या आपको नहीं लगता कि एक तरीके का रेजिस्टेंस है? इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। वी नॉट अपॉन आई नॉट क्या बता बेटा? इसका नाम है इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो ये किसके बराबर है? ओमेगा एल। ओमेगा एल यानी कि 2πf इंटू एल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कॉइल। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कॉइल इज कॉल्ड द इंडक्टिव रेजिस्टेंस। ये जो कॉइल है बेटा, ये जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगी, रेजिस्टेंस मतलब वैसा रेजिस्टेंस नहीं है, इसका नाम क्या लिखा है हमने? इंडक्टिव रिएक्टेंस है। और इसका जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, इसका यूनिट क्या है बेटा? ये इसका यूनिट वही है, रेजिस्टेंस जैसा इसका यूनिट है, ओम इसका यूनिट है। क्या यूनिट है? ओम है। तो रेजिस्टेंस पर अलग तरीके का है। क्यों है अलग तरीका? क्या है इसमें? इसके फॉर्मूले को जरा ध्यान से दें। ये जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, इसमें एक फ्रीक्वेंसी वाली टर्म भी आई है और कॉइल का इंडक्टेंस वाली टर्म भी आई है। यानी कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, और इंडक्टिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि कॉइल जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगी वो रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होगा, वो वेरिएबल होगा। वो डिपेंड करता है कि आपने क्या फ्रीक्वेंसी उसे दी है। तो उसका ग्राफ जब आप देखेंगे ना, तो ग्राफ से हमें पता चलेगा। ये देखो कैसा ग्राफ है बेटा? एक्सेल तब बढ़ेगा जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। वेनेवर भी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, एक्सेल इंक्रीज। लीनियर ग्राफ है।
कैसा ग्राफ है? लीनियर ग्राफ। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। कॉइल को आपने 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी का सिग्नल दिया, उसने कहा कि मैं 10 ओम लगाऊंगी, आपने 20 हर्ट्ज का आपने फिर उसको 100 हर्ट्ज का सिग्नल दे दिया, उसने कहा अब मैं 20 ओम लगाऊंगी। यानी कि कॉइल जो है वो अपना अपोज चेंज कर देती है जब फ्रीक्वेंसी बदलती है, और जितनी हायर फ्रीक्वेंसी दोगे उतना ज्यादा ब्लॉक ज्यादा करेगी। इट मीन्स अगर हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को कहीं पे ब्लॉक करना है तो वहां पे कॉइल्स को यूज करिए। ये क्या करेगी? ये लोअर सिग्नल को तो जाने देगी, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को जाने देगी, पर हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को जाने नहीं देगी। हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ये ब्लॉक कर देगी। एक फ्रीक्वेंसी है मैक्सिमम जिसको कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, ऐसा कोई फाइन लिमिट नहीं है, ऐसा एकदम बाउंड्री नहीं है कि इसके बाद जाने दूंगी, इसके बाद जाने नहीं दूंगी। हाँ, पर जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी एक सर्टेन लिमिट आएगी जिसके बाद ये फ्रीक्वेंसी ये सिग्नल को ब्लॉक करना शुरू कर देगी। तो इसे कहाँ यूज करना चाहिए? लो पास फिल्टर में। कहाँ यूज करना चाहिए बच्चे? इंडक्टर्स को कहाँ यूज करना चाहिए? लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर ऐसे फिल्टर होते हैं जो लोअर फ्रीक्वेंसी को अलाउ करेंगे। लो पास फिल्टर लोअर फ्रीक्वेंसी को पास करो, हायर फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करो। तो लो पास फिल्टर में से यूज किया जाएगा। क्या बात समझ में आई? हाँ या ना? अच्छा सर, फेज डिफरेंस की बात करी, फेज डिफरेंस 90 है, तो सर इसमें एवरेज पावर क्या होगी? जब जरा एवरेज पावर निकालते हैं इन वन साइकिल। एवरेज पावर इन वन साइकिल क्या आने वाली है इसकी? एवरेज पावर इन वन साइकिल कहाँ लिखे, कहाँ लिखे? यहाँ पर। यहाँ पर देखो, एवरेज पावर इन वन साइकिल क्या आएगी? एवरेज पावर, पावर एवरेज आपको करना है इन वन साइकिल, तो वही आप करोगे वी नॉट, सॉरी, V इंटू आई। पावर तो वही है, V इंटू आई। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ बोथ। पुट द वैल्यू, क्या वोल्टेज क्या है हमारे पास? V नॉट साइन ओमेगा टी। और करंट क्या है हमारे पास बच्चे? करंट हमारे पास है I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। जस्ट चेक कि आप इसे देख पाएंगे या नहीं। थोड़ा सा इधर लिखना होगा, थोड़ा सा इसे इधर लिखना पड़ेगा। साइन I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अगर मैं यहां पर V नॉट है, बेटा इधर साइन ओमेगा टी है, साइन ओमेगा टी का एवरेज क्या लोगे? हमें इन सबका एवरेज लेना है। साइन ओमेगा टी का एवरेज बोलो बोलो। 0 इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू पाई, जो भी है इसका 0। ओहो, 0 0। एवरेज पावर in a one cycle for an inductive circuit is zero just because of the phase difference between the voltage and current is 90 degree। तो इनके बीच में फेज डिफरेंस 90 है, तो एवरेज पावर कितनी आ गई? 0। ये एवरेज जो हमने निकालना सिखाया है, प्रीवियस वीडियो जरूर देख लेना बेटा। साइन ओमेगा टी एंटायर वन साइकिल में इसका एवरेज 0 है, इसका एवरेज हाफ साइकिल में आया था 2 बाय पाई। वन साइकिल में कितना है? 0 फॉर एसएससी में। तो एवरेज पावर इंडक्टिव सर्किट का इन वन साइकिल कितना है? 0। मतलब एनर्जी खाते ही नहीं है, एनर्जी एक तरीके से खाते नहीं है, एनर्जी को स्टोर करते हैं। क्या करते हैं? एनर्जी को स्टोर करते हैं, यानी जितनी एनर्जी लेंगे उतनी एनर्जी डिलीवर कर देंगे, जितनी एनर्जी लेंगे उतनी डिलीवर कर देंगे। तो एवरेज पावर इन वन साइकिल क्या है? 0। हाँ, तो क्या क्या बातें पता चल गई? पहली बात पता चल गई कि इससे लो पास फिल्टर बनाए जाते हैं क्योंकि हायर फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करेगा। इसका अगर ग्राफ देखा जाए तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है ये अपना पोज भी बढ़ाता है। एक्सएल क्या है बेटा? 2 पाई एफ एल या ओमेगा एल, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना। ओमेगा क्या है बेटा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एफ क्या है? लीनियर फ्रीक्वेंसी। इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना पता चला? फेज डिफरेंस इनके बीच में 90 डिग्री का है। कौन आगे है? तो हमने कहा कि वोल्टेज लीड करेगा, करंट लैग करेगा। कितने डिग्री से लीग और लैड करेगा भाई साहब? वो डिग्री हमेशा याद रखें, 90 डिग्री से। हाँ, बात किसकी कर रहे हैं? प्योर इंडक्टिव सर्किट। प्योर इंडक्टिव सर्किट। पर प्योर इंडक्टिव सर्किट बनाया कैसे होगा? एक्चुअली में आरएल सर्किट है, रेजिस्टेंस है इसमें। अरे कॉइल को किससे बनाया गया होगा? वायर से ना, वायर ने तो रेजिस्टेंस ऑफर किया होगा ना। हाँ, पर जो रेजिस्टेंस वायर का है वो बहुत कम है, तो हमने इसे कह दिया कि प्योर इंडक्टिव सर्किट। पर हम शुरुआत में बता चुके हैं कि प्योर इंडक्टिव सर्किट एक तरीके का हमारे पास आइडियल बातें हम कर रहे हैं। क्या बात समझ में आई?
तो जब मुझे लेगिंग और लीडिंग आए तो 90 डिग्री किसको आगे बताएं, वोल्टेज को आगे बताएं, और कौन पीछे रहेगा, करंट पीछे रहेगा। इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है बेटा, इंडक्टिव रिएक्टेंस ओमेगा एल या 2 पाई एफ एल। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगा, और एवरेज 1 साइकिल में ये क्या होगा, 0। क्या बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। आ जाओ, इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लिए जाएं। पहले तो आप सब कॉपी कर लें बच्चे। ये जरूर आपको हो सकता है कि अभी याद है, ये याद हो गया है, पर हमेशा याद रहेगा इसकी मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आपने इसे कॉपी करके लिखा है तो आ जाओ इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जैसे इसके लिखे इसे भी लिखा जाए। हाँ, सबसे पहले हमें क्या देख लेना है, फेज कितना है भाई, फेज डिफरेंस है 90 डिग्री। आगे कौन है भाई, तो आगे हैं हमारे वोल्टेज भाई साहब, वोल्टेज आगे हैं, किससे आगे हैं, करंट से। कितना आगे हैं, 90 डिग्री। ठीक। और क्या लिखा है, एवरेज पावर इन वन साइकिल, इसने कितनी खाई बच्चे, 0। देख इसने कितनी खाई थी, वी आर एम एस आई आर एम एस। अरे हाँ कि ना, इसने कितनी खाई, 0। हाँ, और एक टर्म पता चली एक्सएल, एक्सएल ओमेगा एल, या फिर आप उसे लगते हैं 2 पाई एफ इंटू एल। एक्सएल ओमेगा एल या 2 पाई एफ एल। एवरेज पावर 0, फेज डिफरेंस 90, वोल्टेज लीड करेगा, किससे लीड करेगा, करंट से। मान लेते हैं कोई क्वेश्चन एक छोटा सा बना लेते हैं पहले तो। क्वेश्चन मेरे पास कुछ इस तरीके से आया, मान लेते हैं भाई साहब, एक आपको बस इंडक्टर कॉइल दे देता हूं, यहाँ पर एक हमारा एसी सोर्स लगा देते हैं, इंडक्टर कॉइल का एल दे देता हूं आपको 4 हेनरी। यहाँ पर एसी सोर्स लगाया, इसकी वैल्यू है 100√2 साइन ऑफ ओमेगा टी। दिस इज दी एसी जो आपने इसको दिया है। हमें इसके अंदर सब कुछ चाहिए। क्या चाहिए बेटा, इसके अंदर सब कुछ चाहिए। सब कुछ में इसके पीक वैल्यू चाहिए, इसके आरएमएस वैल्यू चाहिए, इसका रेजिस्टेंस चाहिए, इसमें करंट चाहिए, सब कुछ, सब कुछ निकालो। ओके, तो क्या क्या निकाले हैं, सबसे पहले वी नॉट निकाले बच्चे, वी आरएमएस निकाले बच्चे, फिर इसका आई नॉट निकाले, आई आरएमएस निकाले, और क्या निकालें इसका, हाँ इसका एक्स एल निकालें कितना होगा, है ना, करंट भी पता चले, वोल्टेज भी पता चले कितना होगा, फेज डिफरेंस निकाले कि फेज डिफरेंस कितना होगा। तो कुछ ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे निकालना है। तो इस इक्वेशन में सबसे पहले ये तो हम जानते हैं कि ये क्या लिखा हुआ बेटा, वी नॉट। वी नॉट कितना दिखाई दे रहा है, वी नॉट दिखाई दे रहा है 100√2, 100√2, दिस इज द वी नॉट। अगर वी नॉट है तो वी आर एम एस पता किया जा सकता है। वी आर एम एस क्या होता है बेटा, वी आर एम एस होता है वी नॉट बाय √2। ये तो बिल्कुल सेम हो गया, यानी कि 100√2 अपॉन में √2, √2 ने √2 को मार दिया, 100 वोल्ट। वी नॉट कितना आया बच्चे, 100 वोल्ट। वी नॉट मेरे पास 100 वोल्ट है। फिर मुझसे पूछा कि आई आर एम एस बता, आई आर एम एस कैसे बताएंगे, आई आर एम एस क्या होगा बच्चा, ये होगा वी आर एम एस अपॉन में, यहाँ पर एक्सएल है, कौन है बच्चे, एक्सएल, आर नहीं, रेजिस्टेंस नहीं है ना, एक्सएल है। तो पहले हमें एक्सएल चाहिए होगा। वी आर एम एस कितना दिया उसने, वी आर एम एस हमारे पास आया 100 वोल्ट। एक्सएल की जगह ओमेगा एल, एक्सएल मतलब ओमेगा एल, ओमेगा और एल की वैल्यू डालिए, यहाँ पर एक्सएल भी पता चल जाएगा। एक्सएल पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, ओमेगा इंटू एल। इसका ओमेगा बताइए कितना है, ओमेगा ही दे दिया, ओमेगा की जगह कोई नंबर ले लो तो और इजी रहेगा। जैसे ये ओमेगा टी दिया है, कुछ नंबर ले लो यहाँ पर। लेट से यहाँ पर हमने ले लिया 200 पाई टी, है ना, 200 पाई टी। तो यहाँ पर मेरे पास ओमेगा की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है बेटा, 200 पाई। ओमेगा कितना है, 200 पाई इंटू टी, टी की 200 पाई इंटू एल, एल की वैल्यू कितनी दी है, 4 हेनरी। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 हेनरी, ये आया मेरे पास 800 पाई ओम। भाई एक्सेल है ना, 800 पाई ओम, इसको यहाँ डाल दीजिए, तो ये हमारे पास आया 800 ऑन में पाई। दिस इज द आरएमएस करंट, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 अपॉन में 8 पाई। दिस इज द आरएमएस करंट, जो भी इसकी वैल्यू आएगी। ओके, पिक करंट निकालना है तो पिक कैसे निकाल सकते हैं, पिक करंट निकालने के लिए वही तरीका, पिक करंट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन में एक्सएल, या तो ऐसे निकाले वी नॉट अपॉन में एक्सएल।
वी नॉट कितना है, वी नॉट हमारे पास है इस क्वेश्चन में, देखो कितना है बच्चे 100√2 अपॉन में एक्सएल की वैल्यू कितनी है बच्चा, ये निकाली 800 पाई, 0 0 गया, यह है √2 अपॉन में 8 पाई एम्पियर। दिस इज द पिक करंट, दिस इज द पिक करंट, दिस इज दी आरएमएस करंट। देखो ज्यादा है वैसे भी पिक करंट है ना, √2 टाइम्स 1/पाई है और इसका √2 टाइम्स 1/पाई है, √2 टाइम्स ज्यादा है, √2 की वैल्यू 1 से बड़ी, इसलिए ये नंबर इससे तो बड़ा आएगा, यानी कि आरएमएस से बड़ा कौन होता है, आई नॉट। और क्या निकालने को कहा, एक्सएल, एक्सएल निकाल चुके हैं, एक्सएल की वैल्यू ये रही बेटा 800 पाई, एक्सएल की वैल्यू कितनी है, ये रही नीचे 800 पाई। और क्या निकालने को कहा उसने, फाइव, फेज डिफरेंस हम जानते हैं, फेज डिफरेंस भाई साहब 90 डिग्री का होगा। और आगे कौन है हमारा, वोल्टेज, किससे आगे है, करंट से, कितना 90 डिग्री आगे है। तो जरा ये मेरे पास वोल्टेज की इक्वेशन है, जरा करंट की इक्वेशन बताओ, तो करंट की इक्वेशन में क्या लिखेंगे बेटा, I इज इक्वल टू आई नॉट, करंट की इक्वेशन कैसे बनेगी, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, और आपको इससे पीछे करना है तो इसे लिखेंगे -π/2। सो I इज इक्वल टू आई नॉट, आई नॉट कितना है बच्चा, आई नॉट ये रहा √2 अपॉन में 8 पाई, √2 अपॉन में 8 पाई, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी भी हमें दिया है, ओमेगा टी कितना दिया है बच्चे, 200 पाई टी माइनस का π/2। अब ये चूंकि स्टैंडर्ड था तो मैंने यहाँ पर फेज π/2 ले लिया। करंट लैग करेगा, π/2 डिग्री से लैग करेगा, उसका इक्वेशन कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पर आप गलती से ये गलती ना करें, वी नॉट है तो ऐसा नहीं लिख दिया यहाँ पे वी नॉट, यहाँ पे वी नॉट नहीं होता, यहाँ पे आई नॉट होता है बेटा, और आई नॉट हम जानते हैं ना, वी नॉट अपॉन में एक्सएल है, वी नॉट अपॉन में एक्सएल है, ये निकाला है हमने आई नॉट, यहाँ पर वी नॉट अपॉन में एक्सएल है, उसकी वैल्यू ये रखेंगे √2 अपॉन में 8 पाई, ये मेरा आई नॉट है। फिर फेज में क्या करेंगे, फेज को पीछे कर देंगे, कितना पीछे कर देंगे, 90 डिग्री से। इज इट ओके, बढ़िया। हाँ, तो ये एक क्वेश्चन था इसके ऊपर। जब हम सारे सर्किट सीखेंगे फिर हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे, तब हमें और ज्यादा इसका मजा आने वाला है। आई होप कि आपने क्वेश्चन कॉपी कर लिया है, नहीं किया तो पीछे जाओ और फिर से कॉपी करो। तो ये मेरे पास कौन था, प्योर इंडक्टिव सर्किट। अब कौन आता है बेटा मेरे पास, प्योर कैपेसिटिव सर्किट। मैं इसको बचा के रखता हूँ क्योंकि थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे ना तो एक ही बार में याद रहेगा। प्योर कैपेसिटिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट यानी कि ऐसा सर्किट सिर्फ जिसमें कैपेसिटर लगा हो। ये रहा, ये मेरा कैपेसिटर लगाया, यहाँ पर मेरा एसी सोर्स है इस तरीके से, इसमें कोई करंट आई है, यहाँ पर वही V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, मैंने इसको ऐसे दिया है। कैपेसिटर का ऊपर जो वोल्टेज डेवलप होगा उसको हम VC बोल सकते हैं, दो एंड्स के बीच में है ना कैपेसिटर का वोल्टेज, उसकी कैपेसिटी कितनी बेटा C। वही केवीएल लगाएंगे, केवीएल लगाएंगे तो क्लोज लूप में क्या लिखेंगे, क्लोज लूप में लिखेंगे बच्चे डेल्टा V इज इक्वल टू 0, इट मीन्स V माइनस पोटेंशियल ऑन कैपेसिटर, कैपेसिटर पर पोटेंशियल कितना होता है ना, VC इज इक्वल टू 0, यानी कि V इज इक्वल टू VC। भाई कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल कितना होता है, तो जरा यहाँ से वोल्टेज, तो V इज इक्वल टू, अगर मैं ध्यान से देखो कैपेसिटर में क्या होता है, Q/C, V इज इक्वल टू Q/C, VC इज इक्वल टू Q/C। कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज अपॉन में ये आया ना, चार्ज अपॉन में C क्या है, कैपेसिटी। तो जरा इसे देखें, V इज इक्वल टू Q/C, C को इधर भेजिए, CV इज इक्वल टू की, यहाँ पर V कौन सा है बेटा, इनपुट, इनपुट क्या दिया हमने, ये वाला कितना दिया, तो C, ये दिया हमने बच्चे V नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू Q। पर मुझे तो करंट की इक्वेशन चाहिए, करंट चाहिए, करंट चाहिए, करंट चाहिए, तो करंट चाहिए तो एक काम करिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको दोनों तरफ, तो इधर क्या बनेगा बेटा, dq अपॉन में dt, इधर क्या बनेगा, देखो c और v नॉट का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, डिफरेंशिएशन सिर्फ किसका होगा, साइन ओमेगा टी का ना, टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो ये दोनों तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट कर दिया तो दिस इज द करंट, ये करंट बना। इधर क्या बना बेटा, सी वी नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या आएगा बच्चे, कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी और एक ओमेगा,
साथ में cos ओमेगा टी और ओमेगा टी का करोगे तो ओमेगा। तो ये मेरे पास क्या आया, आई। थोड़ा इसको प्रॉपर लिख लिया जाए तो आई इज इक्वल टू ओमेगा सी, आई इज इक्वल टू ओमेगा सी वी नॉट। अब यहां पर cos है तो cos को किस में बदलेंगे, साइन में। तो साइन ओमेगा टी को बेटा पॉजिटिव लेना हमेशा, साइन ओमेगा टी प्लस लिखूंगा मैं पाई बाय टू, प्लस क्या लिखूंगा, पाई बाय टू। कॉस को इन टर्म्स ऑफ साइन, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। ओके, तो ये मेरे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनी। ये मेरी इक्वेशन है करंट की, या ये मेरा जो एक्सप्रेशन आया वो करंट के लिए आया। इस करंट वाले एक्सप्रेशन में देखो ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू है। पहले हमारे पास क्या था, ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, यानी करंट लैग कर रहा था, यहाँ पर करंट लीड करने लग गया। कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड करने लग गया। यहाँ पर एक बहुत बड़ी टर्म दिखाई दे रही है, इसे क्या करें, इसे बच्चे आई नॉट लिखिए। इसे क्या लिखेंगे हम, आई नॉट। तो फाइनली हमारे पास जो इक्वेशन दिखेगी वो आई इज इक्वल टू आई नॉट ऑफ साइन ओमेगा टी माइनस सॉरी प्लस पाई बाय टू। ओहो, दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हमें ये बता रही है कि कैपेसिटर में करंट लीड करेगा पाई बाय टू से। किससे बेटा, वोल्टेज से। अगर आप इसे फेजर पर बनाने जाएंगे तो हमें फेजर तो जिस तरीके से बनाना होगा कि लेट से अगर ये मेरे पास बच्चे वोल्टेज है, अगर ये मेरे पास वोल्टेज है वी ओमेगा टी, तो मुझे करंट को लीड करवाना है। कितना लीड कराना है, आगे 90 डिग्री। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ करंट। या फिर वही कि अगर आप इधर, हम हमेशा करंट को बना देते हैं, करंट को बनाओगे यहां पर तो वोल्टेज को कहां बनाना पड़ेगा बेटा, नीचे। कौन आगे है, कौन आगे है, करंट आगे है। किससे आगे है, वोल्टेज से। कितना आगे है, 90 डिग्री। आइदर आप ऐसा यहां पर बनाइए या फिर आप यहां पर ऐसा बनाइए। ये मेरा वोल्टेज है दिस वन, और ये मेरा करंट। और कितना आगे है, 90 डिग्री। कितना आगे है, 90 डिग्री। तो कैपेसिटर सर्किट में हमारा करंट लीड करता है वोल्टेज से, और कितना लीड करता है, 90 डिग्री। वेवफॉर्म देखें, इसकी वेवफॉर्म कैसे बनेगी भाई, वेवफॉर्म कैसे बनेगी। तो पहले हमारे वोल्टेज की वेवफॉर्म बनाइए कुछ इस तरीके से। ये मेरा रहा V वोल्टेज। जब भी मैं V लिख रहा हूं ना, आप कांस्टेंट ना समझे बेटा, ये टाइम का फंक्शन है ना। यहाँ पर तो हर वोल्टेज ही बदल रहा है, डीसी की तो बात ही नहीं हो रही ना, एसी की बात हो रही है। तो V लिख दिया तो ऐसा नहीं कि आप सर ने V लिख दिया, V तो मैंने यहाँ पर भी लिखा है, पर उसको फंक्शन देखना, वो टाइम के साथ वेरिएबल है। तो ये मेरे पास वोल्टेज है, और किससे आगे करना है, करंट को। कितना आगे करना है बेटा, 90 डिग्री। 90 डिग्री आगे करना है, यानी कि ये अब जीरो हुआ है और ये यहां पर 90 होगा। करंट पहले ही 90 हो चुका होगा। और ये क्या होगा बेटा, करंट क्या होगा, फिर करंट होगा जीरो। तो ये होगा जीरो। ये जीरो होने जाएगा कि करंट नेगेटिव में मैक्सिमम। करंट मैक्सिमम होगा, फिर ये क्या हो जाएगा बच्चे, यहां पर जीरो। और ये जीरो होने जाएगा तो यहां पर मैक्सिमम। समझ रहे हो बात को। ये कर्व थोड़ा यहां से कर्व भी बना ले ऐसा। दिस इज द करंट। देखो देखो, करंट वन है, ये जीरो है। इसने कहा करंट वन है, चलो वन होता, ये जब तक वन होने गया करंट वापस, करंट क्या हो गया, जीरो। थोड़ा सा ज्योमेट्री खराब है, करंट क्या हो गया, जीरो। फिर से वही बना इस तरीके से। यहां पर करंट क्या हो गया, जीरो। करंट हुआ जीरो, तो इसने कहा करंट जीरो हो गया, चलो जीरो होते हैं। करंट जैसे ही जीरो हुआ, या नेगेटिव में मैक्सिमम हो गया। ये नेगेटिव में मैक्सिमम होने गया, करंट जीरो हो गया। ये करंट वोल्टेज जीरो होने के लिए आया, ये पॉजिटिव मैक्सिमम हो गया। हर बार जो करंट की वेवफॉर्म है वो आगे है वोल्टेज की वेवफॉर्म से। कितना बेटा, 90 डिग्री आगे। इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है, 90 डिग्री का। बहुत बढ़िया।
तो वही एक टर्म यहाँ पर फिर से देखिए, क्या क्या है ये वाली टर्म, इसको आपने आई नॉट रखा है, यानी कि आपने आई नॉट रखा है ओमेगा सी वी नॉट। यहाँ पर 1/ओमेगा सी इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन में आई नॉट। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये वी नॉट अपॉन में आई नॉट वाली टर्म कुछ 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 वैसी है जैसे एक्सेल था? इसको बोलते हैं यहाँ पर एक्ससी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसका नाम क्या है बच्चे? कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्ससी। और एक्ससी लिखा जा सकता है 1/ओमेगा सी और 1/2 पाई एफ सी। इस टर्म को अच्छे से याद रखें, 2 पाई, ये टर्म हमारे पास है एक्सएल इज इक्वल टू, हाँ बस थोड़ा सा ऊपर लिखना चाहिए था, होपफुली आपको दिखाई दे रही है, नहीं इधर लिख देता हूं, कहां पर? एक्स सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी या 1/2 पाई एफ एल, 1/2 पाई एफ एल। यहां पर भी एक रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है, किसके बीच में बेटा? ये जो एक्ससी है इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर, कैपेसिटर जितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, क्या वो फिर से फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है? हाँ, पर इस बार फ्रीक्वेंसी वाली टर्म कहां है बेटा? नीचे। ये एफ सी है ना, एल नहीं लिखना, एफ सी। एफ वाली टर्म कहां है? नीचे। यानी कि जो एक्स सी है, जो मेरा कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, जो मेरा कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, वो फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा। फ्रीक्वेंसी कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, मैं यहां पे बना रहा हूं, आप इसका ना समझे, ये इसी का ग्राफ। मैंने यहां पर फ्रीक्वेंसी लिखी और यहां पर मैंने लिखा एक्ससी। भाई रेजिस्टेंस तो कैपेसिटर भी ऑफर करेगा ना, तो कैपेसिटर जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वो फ्रीक्वेंसी के साथ साथ कम होता जा रहा है, क्योंकि उसका रिलेशन कैसा है बेटा? फ्रीक्वेंसी के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि हायर फ्रीक्वेंसी के लिए ये रेजिस्टेंस कम ऑफर करेगा, लोअर फ्रीक्वेंसी के लिए रेजिस्टेंस ऑफर ज्यादा करेगा। इसलिए ऑब्वियसली इनसे जो बनाए जाएंगे वो हाई, कौन सा फिल्टर बनाए जाए? हाई पास फिल्टर। हायर फ्रीक्वेंसी को अलाउ करेगा, लोअर फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करेगा। डीसी दे दिया तो पूरा निपटा देगा। क्यों? क्योंकि एक्ससी की वैल्यू क्या है बेटा? 1/2 पाई एफ सी। सोच, अगर आपने इसको डीसी करंट दे दिया, मतलब आपने इसको जीरो फ्रीक्वेंसी दे दी, तो 1/0, इसने ऑब्स्टेकल कितना ऑफर कर दिया होगा? इंफिनिटी। कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना ऑफर किया? रेजिस्टेंस कितना ऑफर कर दिया? अब रेजिस्टेंस जैसे उसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस कितना ऑफर किया, तो भाई इंफिनिटी। जब क्या दिया गया? डीसी सिग्नल। यही रीजन है कि डीसी को इंडक्टर, डीसी को कैपेसिटर ब्लॉक कर देगा और एसी को इंडक्टर ब्लॉक करेगा। एसी में भी कौन सी एसी को? हायर फ्रीक्वेंसी को। हायर फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को ये ब्लॉक करेगा और ये हायर फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को अलाउ करेगा। ये लोअर फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को जाने देगा और ये लोअर फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को ब्लॉक करेगा, क्योंकि लोअर फ्रीक्वेंसी के लिए इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो इससे क्या बनाए जाएंगे बेटा? इससे हाई पास फिल्टर बनाए जाएंगे। यानी कि जब फ्रीक्वेंसी को फिल्टर किया जाता होगा, कैसे फिल्टर किया जाता है? जैसे मैं माइक यूज कर रहा हूं और मैंने कहा कि यहाँ पे दूसरी फ्रीक्वेंसी को उसने कैच नहीं करना चाहिए, है ना, तो मैंने एक फिल्टर उसमें डिसाइड करके रखा है कि इससे हायर फ्रीक्वेंसी आई तो ब्लॉक कर देना, इससे हायर फ्रीक्वेंसी आई तो ब्लॉक कर देना। यानी कि जब भी आपके पास ऐसी कोई फ्रीक्वेंसी आएगी जो अनवांटेड है, जो आप नहीं चाहते, जिसको आप हटाना चाहते हैं, तो आप वहां पर फिल्टर्स यूज करेंगे। अब कहीं पर मैंने दोनों फिल्टर यूज कर लिए, लो पास फिल्टर भी, हाई पास फिल्टर भी, फिर वो बैंड पास फिल्टर बन जाएगा एक तरीके से, कि पर्टिकुलर बैंड वाली फ्रीक्वेंसी को ही अलाउ करेगा। यस सर, नो। फ्रीक्वेंसी को सेपरेट कैसे करेंगे? फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड। तो इसको कैसे रोका जाएगा? या तो हाई पास फिल्टर यूज करके, लो पास फिल्टर यूज कर दिया, हाई या लो पास फिल्टर दोनों को यूज करके हम किसी पर्टिकुलर रेंज की फ्रीक्वेंसी को अलाउ कर सकते हैं और किसी पर्टिकुलर रेंज की फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? चलो इसमें एक लास्ट चीज देख लेते हैं कि इसका पावर, एवरेज पावर कितना है इन 1 साइकिल, एवरेज पावर कितना है। तो कुछ की पॉइंट्स हम नोट करते जा रहे हैं, देखते रहना आपको। एवरेज पावर इसमें कितना है, पहले इसका एवरेज पावर निकाल लिया जाए। तो एवरेज पावर क्या होगा बेटा? यहां पर वही वी आर एम एस
आई आर एम एस, तो इसे यहां से लिखें V इंटू आई, V इंटू आई। V की वैल्यू क्या लिखेंगे बच्चे, V नॉट ऑफ साइन ओमेगा टी। आई की वैल्यू लिखेंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। प्लस कितना लिखेंगे, पाई बाई टू। करंट आगे है ना, कितना आगे है, पाई बाई टू आगे है। एवरेज निकालना है इसका, एवरेज निकालोगे, एवरेज निकालेंगे तो वही V नॉट आई नॉट, इनका एवरेज यही आएगा, पर साइन ओमेगा टी का एवरेज जीरो, यहां पर भी इसका जीरो। ओहो, एवरेज पावर इन वन कंप्लीट साइकिल इज जीरो। एवरेज पावर इन वन कंप्लीट साइकिल इज जीरो। क्या मेरी बात समझ में आई, यस सर नो, हाँ या ना? तो क्या पता चला इसके बारे में, कैपेसिटी रिएक्टेंस के बारे में, कौन करंट लीड करेगा, करंट आगे रहेगा किससे, वोल्टेज से। करंट आगे रहेगा किससे, आगे रहेगा बेटा, वोल्टेज से। फिर क्या लिखना हमें, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस दोनों के बीच में कितना होगा बच्चे, यहां पर भी 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा। एवरेज पावर कंप्लीट साइकिल में कितनी आने वाली है, जीरो। आरएमएस निकालना है, मान लो कि मुझे यहां पर कहा कि वी आरएमएस क्या होगा, वी आरएमएस क्या होगा, तो वी आरएमएस क्या लिखेंगे बच्चे, वी आरएमएस पूछा गया तो वी आरएमएस इज इक्वल टू लिख सकते हैं, वी आरएमएस इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू एक्स सी। यहां पर एक्स सी आएगा, वी नॉट अपॉन में आई नॉट हमसे पूछे तो वो क्या होगा बच्चे, एक्स सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एक्स सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। यूनिट क्या है, यूनिट वही इसकी ओम, अरे हे रेजिस्टेंस जैसा ही, यूनिट क्या इसकी, ओम है। क्या बात समझ में आई? तो तीनों में हमें पता चल गया है। फर्स्ट में दोनों के बीच में फेज डिफरेंस जीरो, सेकेंड में फेज डिफरेंस 90, वोल्टेज लीड, थर्ड में फेज डिफरेंस 90, करंट लीड। यानी कि कैपेसिटर को कैसे याद रखेंगे, CCL, कैपेसिटर में करंट लीड करेगा, कैपेसिटर में करंट लीड करेगा। और इंडक्टर में बोलो कौन लीड करेगा, वोल्टेज लीड करेगा। तो इसको लिख देंगे, कुछ कुछ शॉर्टकट बना लो इसका, या फिर याद भी रहेगा। इसमें कैपेसिटर में करंट लीड करेगा, इंडक्टर में इसको लिखते हैं पोटेंशियल इंडक्टर में, IPL, यस। इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करेगा, इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करेगा, ये देखो पोटेंशियल है ना, इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करेगा, कैपेसिटर में करंट लीड करेगा, और